नमस्कार छात्रों, आप मेरी पिछली वीडियो में स्वर संधि पढ़ चुके हैं। तो आज इस वीडियो में मैं संगीता बिल्ला, हिंदी की आपकी अध्यापिका हिंदी की, आज आपको व्यंजन व विसर्ग संधि पढ़ाऊंगी और वह इस पाठ के अभ्यास प्रश्न भी कराऊंगी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि व्यंजन किसी भी स्वर या व्यंजन में व्यंजन ही जुड़े, चाहे वो स्वर में जुड़े या व्यंजन में जुड़े, वो व्यंजन संधि कहलाती है। स्वर संधि में था कि दोनों तरफ कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण भी स्वर होना चाहिए, द्वितीय पद का प्रथम स्वर भी अंतिम वो होना चाहिए, स्वर होना चाहिए, और उत्तर भी स्वर में ही आता था। लेकिन व्यंजन संधि में किसी भी पद में एक व्यंजन होना चाहिए और दूसरे पद में स्वर हो या व्यंजन, तो परिवर्तन आता है, उसे ही हम व्यंजन संधि कहते हैं। जैसा कि लिखा गया है, स्वर और व्यंजन या व्यंजन और स्वर का आपस में मेल होने से वर्ण का परिवर्तित नया रूप व्यंजन संधि कहलाता है। जैसे उत प्लस ज्वल, उज्ज्वल, इसमें त प्लस ज इज इक्वल टू ज, दो ज बन गए हैं, त का भी ज बन गया है। अब अगला है, देखो इसमें जगत प्लस ईश, इसमें त का द बन गया, त प्लस ई इज इक्वल टू डी। वाक प्लस ईश, इसमें क में कोई चेंज नहीं हुआ है, हो गया है, क का ग बन गया है, तो बन गया है वागीश। अब व्यंजन संधि के नियम निम्नलिखित हैं। पहला नियम है कि इसमें क्या होता है कि जो प्रथम पद का अंतिम स्वर है, वह अंतिम स्वर या व्यंजन है, वो किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण होना चाहिए। मीन्स 5 वर्ग होते हैं, क, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, पवर्ग, तवर्ग। तो इनका प्रथम वर्ण हुआ क, च, ट, त, प। मीन्स प्रथम पद का अंतिम वर्ण जो है वो किसी भी वर्ग का प्रथम व्यंजन होना चाहिए। मीन्स क, च, ट, त, प में से कोई एक होना चाहिए। और इनका मेल जो होगा वो द्वितीय पद में क्या होना चाहिए, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण होना चाहिए, या तो कोई स्वर होना चाहिए, या ग, घ, ज, झ, ड, ध, ब, य, र, ल, व होना चाहिए। तो उनके इन वर्णों के स्थान पर क्रमशः ग, ज, ड, ध, ब हो जाता है। मीन्स क जो है वो अपने वर्ग के तृतीय वर्ण में परिवर्तन हो जाता है, मीन्स ग बन जाता है, प ब बन जाता है, त द बन जाता है। मीन्स कवर का तृतीय वर्ण हुआ का ग बन गया, चवर्ग का तृतीय वर्ण हुआ च का ज बन गया, और फिर है टवर्ग ट का ड बन गया, फिर है तवर्ग त का द बन गया, फिर है पवर्ग प का ब बन गया। तो ऊपर के संधि विच्छेद से पता चलता है कि यहाँ क इक्वल टू ग, ये वही बात है जो मैंने अभी बताई। तो हम अगला नियम पढ़ लेते हैं। वर्ग का पहला वर्ण 5वें में बदल जाता है। तो अब क्या है कि अब क्या है, 5वें में बदलेगा, प का पंचम वर्ण बन जाएगा, प फ ब भ म। पवर्ग का पंचम वर्ण हुआ म, तो प का म बन गया। अगले में क्या है, जगत प्लस ना, त थ द ध न, त का न बन जाएगा। फिर है अगले उदाहरण में सत, त का न बन जाएगा, सन्मार्ग। अब अगले में है, अगला नियम है त के बारे में नियम। इसमें क्या होता है कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण त होना चाहिए और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण च होना चाहिए। त और च की संधि होती है त जमा च इज इक्वल टू च, दो च बन जाएंगे, बस यही है। जैसे उत प्लस चारण उच्चारण, सत प्लस चरित सच्चरित। अब हम अगला करते हैं।
अर्थात जो अभी मैंने संधि बताई कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण त होना चाहिए और दूसरे पद का अगर च होगा तो दोनों च बन जाएंगे, ज होगा तो दोनों ज बन जाएंगे, ट होगा तो दोनों ट बन जाएंगे, ह होगा तो द और ध बन जाएंगे। जैसे इसमें बना है उत प्लस हार उद्धार। अब अगला हमारा नियम है छ के बारे में। यदि स्वर का मेल छ से हो, प्रथम पद का अंतिम वर्ण होना चाहिए स्वर और उसका मेल होना चाहिए छ से, तो बीच में च का आगम होता है, च आधा च बीच में आ जाता है। वी प्लस छेद विच्छेद, परि प्लस छेद परिच्छेद। माँ के संबंध में नियम वही है। हम क्या करते हैं कि हिंदी में माँ को अनुस्वार के रूप में भी लिखते हैं, तो वही है अनुस्वार बन जाना माँ का। अहम प्लस कार अहंकार, सम प्लस कल्प संकल्प। आपने देखा कि हमने माँ की जगह ऊपर बिंदी लगा दी। सम प्लस गति संगति, सम प्लस इज इक्वल टू संचय। अब हमारी अगली संधि है विसर्ग संधि, जिसमें विसर्ग का स्वर या व्यंजन से मेल होगा, मतलब प्रथम पद का अंतिम वर्ण होगा स्वर और उसका मेल द्वितीय पद में मीन्स होगा या तो कोई स्वर या कोई व्यंजन। तो ये जब परिवर्तन होगा इसे ही विसर्ग संधि कहा जाता है। जैसे दु प्लस कर्म दुष्कर्म, विसर्ग का श बन गया। नी प्लस आशा निराशा, तो विसर्ग का र बन गया। अब क्या है कि किन्हीं किन्हीं शब्दों में तो विसर्ग का ओ बन जाता है, किन्हीं शब्दों में र बन जाता है, किसी में श बन जाता है, किसी में स बन जाता है और कहीं पर लोप हो जाता है और कहीं पर लोप नहीं होता, एज इट इज रहता है। ये 6 नियम है विसर्ग संधि के। तो पहले नियम में क्या है, विसर्ग का ओ बन जाना। जैसे है तपो बल, तपह प्लस बल, इसमें विसर्ग का ओ बन गया तपो बल। तपह भूमि तपो भूमि, सरा प्लस ज सरोज, विसर्ग का ओ बन गया। जितने भी उदाहरण है इनमें विसर्ग का ओ बना। मना प्लस रथ मनोरथ, मना प्लस ज मनोज, यश प्लस द यशोदा। अब है विसर्ग का र बनना। कुछ शब्दों में विसर्ग का र बन जाता है, जैसे यहाँ पर है पुनः प्लस जन्म पुनर्जन्म, र बन गया, ऊपर लग गया र। नी प्लस मल निर्मल, नी प्लस धन निर्धन। अब अगला हम देखते हैं विसर्ग का श बनना। कुछ शब्दों में विसर्ग का श बन जाता है। दु प्लस चरित्र से बना दुष्चरित्र, विसर्ग का बन गया श। दु प्लस शासन दुशासन। अगला है विसर्ग का श षटकोण में बदल जाना। धु प्लस कर्म दुष्कर्म, विसर्ग का षटकोण बन गया। नी प्लस ठुर निष्ठुर, धनु प्लस टंकार धनुष टंकार। अब कुछ ऐसे शब्द में जिसमें विसर्ग का स बन जाता है। और फिर है जैसे ये नमा प्लस ते नमस्ते, नी प्लस संतान नी संतान, दु प्लस साहस दुस्साहस, नी प्लस तेज निस्तेज। मीन्स अगर सा आएगा तो दूसरे उसमें, अगर जैसे इसमें स बनना है त थ स, अगर आता है द्वितीय पद के का प्रथम वर्ण त थ स होना चाहिए, तो विसर्ग का स बनेगा। अब कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जिनमें विसर्ग का लोप हो जाता है और पूर्व स्वर का दीर्घ हो जाता है। जैसे नी प्लस रस, तो नी की मात्रा बड़ी में बदल गई नीरस। नी प्लस रव नीरव, नी प्लस रोग निरोग। अब क्या है विसर्ग का परिवर्तित ना होना। कुछ ऐसे शब्द भी हैं जिन्हें हम हिंदी में लिखते हैं पर उनमें विसर्ग का प्रयोग करते हैं, जैसे प्रातः प्लस काल प्रातःकाल। तो फिर आपको मुझे लगता है ये पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। पिछले वीडियो में मैंने स्वर संधि आपको सिखाई दी थी और इस वीडियो में व्यंजन व विसर्ग आपको समझाई चुकी हूँ। तो इसके बाद हम अब इस प्रकार अभ्यास करते हैं शुरू। तो हमारा पहला प्रश्न है संधि किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। तो इसमें आपको संधि की परिभाषा लिखनी है और उदाहरण लिखने हैं। उदाहरण 2 या 3 हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। उत्तर है व्याकरण में दो वर्णों अथवा दो ध्वनियों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहा जाता है। जैसे
हिम जमा आलय, हिमालय। धर्म जमा आत्मा, धर्मात्मा। तो हमारा खा प्रश्न है, स्वर संधि किसे कहते हैं? उत्तर में आप स्वर संधि की परिभाषा लिखेंगे, उदाहरण भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर परिभाषा दी हुई है, स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहा जाता है। अर्थात स्वरों में मेल होना चाहिए, स्वरों में संधि होती है और वो स्वर संधि है। अगर दोनों तरफ मीन्स प्रथम पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण स्वर नहीं है तो वहां स्वर संधि नहीं हो सकती। दोनों और स्वर होना चाहिए, तभी परिवर्तन जो होगा उसे स्वर संधि कहते हैं। तीसरा है ग प्रश्न है, संधि के कितने भेद होते हैं? प्रत्येक का नाम बताइए। तो इसमें आप संधि के तीनों भेदों के नाम लिखेंगे। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। जहाँ स्वरों में संधि हो स्वर संधि, जहाँ व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन का मेल हो तो वो व्यंजन संधि, जहाँ विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का मेल हो तो वो विसर्ग संधि कहलाती है। अब घ प्रश्न है आपका, संधि विच्छेद किसे कहते हैं? मैंने आपको समझाया है पाठ में कि वर्णों को अलग करने की विधि को संधि विच्छेद कहते हैं और वर्णों को जोड़ने की विधि को संधि कहते हैं। जोड़ना मीन्स संधि और अलग करना मीन्स संधि विच्छेद। तो उत्तर में हम लिखेंगे, संधि द्वारा बने वर्णों को पुनः अलग अलग करने की विधि को संधि विच्छेद कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विसर्ग संधि किसे कहते हैं? विसर्ग संधि अभी मैंने आपको समझाया कि अगर विसर्गों का मेल स्वर या व्यंजन से हो और फिर जो परिवर्तन होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। तो परिभाषा पढ़ लेते हैं। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन के मेल से होने वाला परिवर्तन विसर्ग संधि कहलाता है। अब इसकी दूसरी एक्सरसाइज है, निम्नलिखित शब्दों की संधि कीजिए। तो पहला हमारा है नी प्लस रव। ये जो निर लिखा हुआ है यहाँ पर नी ही आएगा, आपकी पुस्तक में ये मिसप्रिंट है, यहाँ पर र की जगह विसर्ग लगेंगे, नी प्लस रव। तो जब विसर्ग जब र से जुड़ेंगे तो न का जो पहले स्वर आ रहा है वो बड़ा हो जाएगा, नीरव। तपह प्लस बल, तपोबल। इसमें विसर्ग का ओ बन गया है। अनु प्लस अ, इसमें ऊ का व बन गया है यण संधि से, तो ये हो गया अन्वय। फिर अगला है महात्मा, महा प्लस आत्मा। इसमें आ प्लस आ जुड़ा है, पर जब दोनों जुड़ते हैं तो एक आय शेष रहता है, महात्मा। निहि प्लस बल, इसमें विसर्ग का र बन गया है तो बन गया निर्बल। दुहु प्लस कर्म, इसमें विसर्ग का श बन गया है तो हो गया दुष्कर्म। उत प्लस ज्वल, तो इसमें त का ज बन गया है तो हो गया उज्ज्वल। इसमें मैंने आपको बताया था कि त के बाद ज आएगा तो दोनों ज बन जाएंगे, त के बाद च आएगा तो दोनों च बन जाएंगे, त के बाद ट आएगा तो दोनों ट बन जाएंगे। इसमें त के बाद जा आया है इसलिए त का भी जा बन गया, उज्ज्वल। सम प्लस वार, संवाद। इसमें माँ का अनुस्वार बन गया है, जैसे हम लिख लेते हैं, अगर हमारा मन आधा माँ लिखने को नहीं है तो हम ऊपर अनुस्वार लगा देते हैं। सदा प्लस ए, आ प्लस ए इज इक्वल टू आई। कौन सी संधि हुई है? ये वृद्धि संधि है, इसमें ए की मात्रा में वृद्धि हो गई है, ए का आई बन गया। सदा प्लस है सदैव। निहि प्लस रस, ये जैसे पहला शब्द था ना निहि प्लस रव, सेम उसी का उदाहरण है। विसर्ग का तो वो विसर्ग हट के उससे पहले वाले स्वर का जो है वो दीर्घ हो जाएगा, नीरस।
परम प्लस ईश्वर, ये है गुण संधि, इसमें ई को ए हो गया, अ प्लस ई इज इक्वल टू ए। परमेश्वर। कवि जमा ईश, इसमें क्या हुआ है, छोटी प्लस बड़ी इज इक्वल टू बड़ी, दीर्घ संधि से बन गया कवीश। अब हम तीसरी एक्सरसाइज आपकी करते हैं। निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेदकरण कीजिए। इनमें क्या है, एक ही शब्द में दो शब्द जुड़े हुए हैं, दोनों शब्दों को अलग अलग करके लिखना। पहला है सीमांत, बोलने में ही पता चल रहा होगा कि सीमा जो बोल रहा है और अंत बोल रहा है, सीमा प्लस अंत। गायक, गई प्लस अक, इसमें क्या है, आई प्लस अ इज इक्वल टू आय होता है, तो इसलिए बन गया गायक, अयादि संधि से। मना प्लस, फिर है मनोविज्ञान, इसमें ओ बना हुआ है विसर्ग से, तो हमने अब ओ की जगह विसर्ग लगा दिया। मना प्लस विज्ञान, मनोरथ, तो इसमें भी ओ बना हुआ है, मना प्लस रथ। फिर अगला है दुष्कर्म, इसमें जो श है वो विसर्ग के कारण लगा हुआ है, बना हुआ है, तो विसर्ग लगा देंगे, अब हम श हटा देंगे। दुह प्लस कर्म। अगला शब्द है हमारा राजेश, राज जमा ईश मीन्स अ प्लस ई इज इक्वल टू ए, तो बना राजेश। उसका अगला शब्द हमारा विषय, विष जमा अ, इसमें व्यंजन संधि से बना विष जमा अ। संसार, संसार में अभी मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि इसमें म का अनुस्वार बन गया है, सम प्लस सार, संसार। अगला है समाज शास्त्र, खुद ही बोलने में ही पता चल रहा है, दो वर्ण है, समाज शास्त्र। उसके बाद है अगला पवन, ओ प्लस अन, ओ प्लस अ इज इक्वल टू अव, तो इसलिए बन गया पवन। गण प्लस ईश, गण में अ है, अ प्लस ई इज इक्वल टू ए होता है, इसलिए बन गया गणेश। वागीश, ये क्या है, तृतीय वर्ण बना हुआ है, क का तृतीय वर्ण बन गया है, इसलिए क की जगह ग बन गया था जुड़ने पर, लेकिन अब जब हम उसे विच्छेद कर रहे हैं, संधि विच्छेद, तो वापस से हम उसका क बना देंगे, वाक प्लस ईश। तो मुझे अब लगता है कि आप आसानी से अपना ये अभ्यास कार्य कर पाएंगे और इसे समझकर आसानी से याद भी कर पाएंगे। आपको ये पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी अभी भी कोई शब्द समझ ना आया हो तो आप कक्षा में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।